वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो टेक्नोमेट्री में पढ़े हैं, पढ़ने के बाद पूरा थ्योरेटिकल चीज़ देखें कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शंस को देखें। वहाँ पे भी आपको बताए थे कि किस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग जो किए थे, जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जो टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग पढ़े हैं, इस चैप्टर का थोड़ा सा जस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा है तो क्या इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपका PYQ है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये किसी एक साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो शायद आपको यहाँ से देखने के बाद आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, जो हमने पढ़ रहा है तो ये मेरे लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है, मेरी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है, हम किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या जो चीज़ हम पढ़ा है, जो चीज़ हमने पढ़ा है वो चीज़ आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है कि नहीं, एग्ज़ाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा जब ये लेक्चर आप देख लीजिएगा PYQ। तो आज का मेरा सेशन क्या है, तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। किस पे? टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग पे। तो जो भी हमने टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग पे पढ़ा, उससे किस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, और किस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं। आज फिर कुछ 2-4 वो टाइप्स का उस तरह का देखेंगे क्या न्यूमेरिकल्स पोर्शन होता है। तो पहले थोड़ा एक नज़र हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव सेशन कैसा रहता है टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग का। तो आइए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो ये जो टेक्नोमेट्रिक सर्वेइंग है, तो इस चैप्टर से आपका मिनिमम 3 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। कभी 3, कभी 4, कभी 5, इसी तरह रहता है। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। तो 3 से 5 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से रहता है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्या है, टोटल ओवरऑल 20 नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। उसमें से बहुत सारा से रहेगा, प्लेन टेबल से भी हो गया 3 4 गो, थियोडोलाइट से आपका मैक्सिमम रहता है 4 5 6 रहता है। उसके बाद आपका ये टेक्नोमेट्री से रहता है, फिर कर्व से रहता है, फिर आगे एडवांस है उससे रहता है। तो इस तरह से यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपका 3 से 5 बन सकता है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 4, लेकिन लमसम आपका 3 से 4 इस तरह से रहता है। तो हमने 1 साल का क्वेश्चन उठाया है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ़, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहा है कि इफ़ S1 एंड S2 आर 2 स्टाफ इंटरसेप्ट रीडिंग्स ड्यूरिंग मेजरमेंट। हम लोग क्या किए हैं, 2 गो स्टाफ रीडिंग लिए हैं। S1 और S2 क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट सब लोग को पता होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या है, तो अपर स्टेडिया का रीडिंग और माइनस लोअर स्टेडिया का रीडिंग। तो ये दिया हुआ है क्या है, S1 और S2 है, क्या चीज़, रीडिंग्स ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, H1 और H2। जब H1 हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर किया है तो स्टाफ इंटरसेप्ट का वैल्यू S1 है, और जब H2 हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर किया है तो स्टाफ इंटरसेप्ट का वैल्यू S2 है रेस्पेक्टिवली, फ्रॉम ए टेक्योमीटर। किससे, एक टेक्योमीटर से मेजर कर रहे हैं कि देन द कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट विल बी, यानी आपको क्या पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट क्या होगा। तो सिंपल कहने का इसका आंसर यही है कि आपका क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट S का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब H1 डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो स्टाफ का इंटरसेप्ट का वैल्यू S1 है। जब H2 डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो स्टाफ का इंटरसेप्ट का वैल्यू S2 है। आपको क्या करना है कि इसका कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट मतलब क्या चीज़, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। इस टाइप्स का ये क्वेश्चन रहता है। और ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन है, A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा या D सही होगा। तो अब इसको कैसे बनाइएगा, हमको नहीं लगता है इसको याद करने से फ़ायदा है, इसको क्या करना, आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए, और ये SVT का फेवरेट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मैक्सिमम 4 से ही क्वेश्चन पूछता ही है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग सिंपल सी बात देखें तो सिंपल मेरा देखिए क्या किया है कि जब आपका डिस्टेंस H1 है, ठीक है, तो इसका जो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या है, S1 है। और जब डिस्टेंस आप जा रहे हैं H2 तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या है, S2 है। आपको सिंपल एक फॉर्मूला पता है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमको निकालना है। इसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया कि इंक्लाइंड है कि वर्टिकल है। इंक्लाइंड रहता तो इंक्लाइंड लिख दिया रहता, लेकिन ये क्या है, स्टाफ वर्टिकली है, यानी सिंपल फेयरली ग्राउंड है। तो हम लोग को पता है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस D इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो D इक्वल टू क्या होता है, K इंटू S प्लस C, जहाँ पे K क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, C क्या है, एडिटिव कांस्टेंट, और D क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखें
तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे, लिख सकते हैं कि H1 बराबर, देखिए समझते जाइए, H1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, K आई इंटू क्या चीज़ S1 स्टाफ इंटरसेप्ट S1 अब प्लस क्या चीज़ C। एक इक्वेशन ये बन जाएगा कब, जब डिस्टेंस H1 ले रहे हैं। दूसरा डिस्टेंस H2 है तो हम लोग लिख सकते हैं H2 इक्वल टू K इंटू S2 अब प्लस C। ठीक है, एक बार बना लीजिए फिर तो ये याद ही हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ से वैल्यू निकालना है क्या चीज़, K और C का। ठीक है, वैल्यू किसका निकालना है, K और C का। तो आप दो टर्म कर सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ 1 और -2 कर दें तो यहाँ से देखिए एक रिलेशन निकल जाएगा, C क्या होगा, कट जाएगा। नहीं, अगर C को माइनस कर दें तो देखिए यहाँ से आपका वैल्यू निकल सकता है। नहीं, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको सिंपल सी बात रखिए, या तो एक काम ये कर सकते हैं आप, यहाँ से क्या कीजिए, इक्वेशन 2 है ना, इससे कुछ वैल्यू निकाल करके इसमें रख दीजिए। अगर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से अगर हम लोग C का वैल्यू निकाल लें तो C का वैल्यू लिख सकते हैं H2 माइनस KS2 लिख सकते हैं। C का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस KS2 इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको रख देते हैं इसमें, क्योंकि आपको H1 बराबर, देखिए H1 बराबर पता है कितना है, KS1 प्लस C, यानी C को हम किस टर्म में लिख दें, C को K के टर्म में लिख देंगे तो K मेरा कॉमन हो जाएगा, आपका एक रिलेशन आ जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं H1 इक्वल टू KS1 प्लस, यहाँ पे देखिए C है ना, तो C के जगह पे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 वाला वैल्यू रखिए, फर्स्ट वाला नहीं, तो H2 माइनस KS2, तो यहाँ से लिख दें H2 माइनस KS2। ठीक है, अब क्या करते हैं, H1 H2 को एक साइड लिख देते हैं, तो इसको लिख लें H1 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस H2 अब बराबर ये क्या हो जाएगा KS1 अब माइनस क्या हो जाएगा KS2। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग H1 अब माइनस H2 बराबर K, अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा S1 अब माइनस क्या हो जाएगा S2। तो अगर हम लोग K का वैल्यू निकालें तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा H1 माइनस H2 और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ S1 माइनस S2। अब ये K क्या है, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है कि एडिटिव कॉन्स्टेंट, तो ये मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट है, तो K का वैल्यू आ गया। तो देखिए आपका K का वैल्यू पहला मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट लिखा रहता है, दूसरा एडिटिव कॉन्स्टेंट लिखा रहता है, या तो जो भी लिखा रहा है ये भी रह सकता है। आप देखिए ये वैल्यू कहीं किसी में मिल रहा है तो देखिए H1 माइनस H2 अब बटे S1 माइनस S2 कहाँ मिल रहा है, ये तो नहीं होगा, तो सबसे पहला तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों कहीं नहीं है, इसमें है क्या, इसमें भी देखिए नहीं है, H1 माइनस H2 कहीं पे है, नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आइए तो H1 माइनस H2 अब बटे S1 माइनस S2, एक यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है H1 माइनस H2, ये तो यहीं ख़त्म हो गया, ये आंसर क्या हो गया, यहीं से आपका सही हो गया आंसर टी। आप जबकि C का वैल्यू नहीं निकालने, फिर भी आप आंसर देख के बता दिए, क्या होगा, यही होगा। निश्चित है उसमें भी नहीं मिल रहा है H1 माइनस H2 बाई S1 माइनस S2, तो किसमें मिल रहा है H1 माइनस H2 बाई S1 माइनस S2, यानी ऑप्शन C सही होगा। आपको C का वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, लेकिन आप कन्फर्म होने के लिए निकाल लीजिए, देखिए C का वैल्यू वही होता है कि नहीं। अब यहाँ से जो इक्वेशन 2 से हम लोग C का वैल्यू निकालें, अब इसी इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, K का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसी से हम लोग अगर K का वैल्यू निकालें तो K का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, H2 बताइए अब माइनस C बराबर कितना, KS2 लिख सकते हैं। तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, H2 अब माइनस C अपन कितना, H2 माइनस C अपन कितना S2, H2 माइनस C अपन कितना S2 रख सकते हैं। अब इस K के वैल्यू को क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, H1 बराबर क्या चीज़ K इंटू क्या चीज़ S1 अब प्लस क्या चीज़ C। अब यहाँ पे रखते हैं H1 बराबर K के जगह पे क्या रख देंगे बताइए, H2 माइनस C अब बटा कितना S2, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा S1 से अब प्लस क्या हो जाएगा C। ठीक है, हमको C का वैल्यू निकालना है तो C यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो ये देखिए लिख सकते हैं H1 अब माइनस H1 बराबर क्या चीज़, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H2 इंटू क्या चीज़ S1 अब माइनस क्या हो जाएगा S1 इंटू C अब बटे कितना S2 अब प्लस कितना
सी, नहीं, अगर इससे भी कॉमन ले लें तो ये H1 और ये क्या हो जाएगा H2S1 अब माइनस S1 इंटू सी अब प्लस सी S2 अब बटे कितना S2 हो जाएगा। अब देखिए इसी को अगर एक बार और हम लोग इधर करें तो ये क्या हो जाएगा H1 इंटू S2 बराबर क्या हो जाएगा H2 इंटू S1 अब माइनस S1 इंटू सी अब प्लस सी इंटू S2, कुछ नहीं बस इधर उधर। अब देखिए इसको लाइए H1 इंटू S2 इसको ले आइए इधर माइनस H2 इंटू S1 अब बराबर इसको लिख दें CH2 अब माइनस ये पहले प्लस वाला रख देते हैं माइनस S1C। अब हम लोग क्या किए H1S2 माइनस H2S1 बराबर C कॉमन लिए तो ये क्या हो गया S2 माइनस S1। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं हम लोग ये C क्या वैल्यू बराबर C बराबर क्या लिख सकते हैं तो H1 S2 अब माइनस H2S1 अब बटे कितना S2 अब माइनस S1। देखिए C का वैल्यू क्या ये जो निकाला है हम लोग, देखिए ये चीज़ है ना H2S1 माइनस H1S1, ये क्या किया माइनस कॉमन ले लिया है तो इसी को माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वही चीज़ H2S1 अब माइनस H1S2 अब बटे क्या चीज़ S1 माइनस S2, ये माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि S1 को पहले लिख दिया है तो देखिए S1 माइनस S2 आ गया C का वैल्यू। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप C का वैल्यू निकाल सकते हैं, K का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक जनरल फार्मूला। अब इतना ऐसा दिया हुआ रहेगा बच्चा देख के डिप्रेशन में आ जाएगा, ई का तो पढ़वे नहीं किए तो देखवे नहीं किए कैसे आ गया। तो इसको क्या करना है बस सिंपल दिमाग लगाना है, आप K का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ तक आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जब K का वैल्यू निकाल लिए तो यहीं से ऑप्शन आपका पकड़ा जाएगा, यहाँ C निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आपको C भी निकाल दिए कि इस तरह से क्या कर सकते हैं आप C का भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है, इसको अगर बनाना भी पड़े तो आप ही बताइए इसको बनाने में कितना टाइम लगा, कुछ लगा। तो याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे याद कर लेना है ये कर देना है। हो सकता है याद करके जाइएगा यहाँ पे इधर वाला S2 कर दे इधर S1 कर दे तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ये बन जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये SVT का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ये देखें। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, अगर लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड हो कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से, टू द हॉरिजेंटल एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल देन हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ये तो डायरेक्ट क्या है यार फॉर्मूला है, क्या है, जब इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट हो तो बताइए हॉरिजेंटल डिस्टेंस D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू K इंटू S इंटू क्या चीज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या चीज़ C इंटू क्या चीज़ cos थीटा, यही ना पढ़े थे जी। अब इसी में देखिए, अब देखिए यहाँ ऑप्शन में है तो F/I और F+D के टर्म में लिखा हुआ है। तो K को हम लोग क्या लिखते हैं, K को ही क्या लिखते हैं F/I मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इंटू S क्या चीज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस C को क्या लिखते हैं F+D इंटू क्या चीज़ cos थीटा। चलिए देखिए किस में है आंसर, F/IS ये तो नहीं होगा, F/IS ये नहीं होगा, ये F/IS यहाँ स्क्वायर है यहाँ cos थीटा है, हो गया ऑप्शन। ये होगा, ये भी तो नहीं होगा। ये साइन थीटा वाला कब लगता था, जब नॉर्मल रखा हुआ था, याद कीजिएगा स्टाफ। तो इस तरह से ये भी बन गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका 100% फिक्स है कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा में देखिए, कह रहे द टेक्योमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रिफर्ड फॉर, यानी टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग हम लोग कहाँ पे जनरली प्रिफर करते हैं, तो प्रोवाइडिंग प्राइमरी कंट्रोल के लिए, लार्ज स्केल सर्वे के लिए, लार्ज एरिया के लिए, लार्ज स्केल सर्वे के लिए, फिक्सिंग पॉइंट विथ हाईएस्ट प्रिसीजन, क्या ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग करते हैं, या तो फिर डिफ़िकल्ट टेरेन। तो आपको क्या बोले थे कि ना जहाँ पे थियोडोलाइट से मेजरमेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ना तो चेन और टेप से कर सकते हैं, और ना तो थियोडोलाइट से एंगल मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए,
अगर डिफिकल्ट टेरेन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पे डिस्टेंस वगैरह मेजर करना है तो क्या करेंगे, टोक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टेरेन के लिए, यानी डिफिकल्ट टेरेन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग टोक्योमेट्रिक सर्वेइंग कर लेंगे। ठीक है। चौथा में कर रहा है विच मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर्स इज यूज्ड इन हिली टेरेन, यानी अगर पहाड़ी टेरेन आ गया तो वहाँ पे आपको कंटूर मैप बनाना है तो क्या होगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाए थे इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो जब कंटूर पढ़ा ये टोक्योमेट्री शुरू किए थे तो वहाँ पे यूजेज में आपको लिखाए थे कि इसका यूज हम लोग कंटूर मैप बनाने के लिए भी करते हैं। तो बताइए क्रॉस सेक्शन मेथड होगा, नहीं, ये सब सिंपल फेयर लेवल ग्राउंड के लिए होता है क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर मेथड, आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टोक्योमेट्रिक मेथड हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो इस तरह से ये देखिए इतना इजी क्वेश्चंस था, ये इजी क्वेश्चंस कितना, एक आपका एक बार एग्जाम में आया है, ये 4 गो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। अब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू एफ बाई आई कितना होता है 100, एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है एफ प्लस डी इक्वल टू कितना होता है 0, यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि थीटा का वैल्यू दे देगा, जैसे यहाँ दिया ना, तो थीटा का वैल्यू दे देगा, आप कुछ हेयर का रीडिंग दे देगा, आपको कहेगा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा बताइए। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको बस ये बताना चाह रहे थे कि आपने जो पढ़ा है, ये आपको टोक्योमेट्री में जो चीज़ आपने पढ़ा है, तो क्या आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक हैं कि नहीं, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिख दिए, इस तरह क्या लिख दिए, तो ये सब चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में अभी, तो आपका प्रिपरेशन एकदम गंदा चल रहा है, आपका ठीक से नहीं चल रहा है तैयारी। तो ये सब चीज़ से आपको क्या करना है, फिर से रिकवर करना है, वीडियोज़ को लगातार देखते जाइए, कुछ डिफ़िकल्टीज हो तो मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, इस तरह से। तो इसलिए आपको हम क्या किए, इस तरह का क्वेश्चन उठा के दिए कि आप क्वेश्चन को जज कीजिए कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। तो ये तो थोड़ा सा देखिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब हम लोग आते हैं कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन टोक्योमेट्री से सर किस तरह का बनता है। तो सब्जेक्टिव में भी बहुत सारा जो आपको करवाए थे सेम वही क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा क्या होता है और थोड़ा क्वेश्चन जो पूछा है इस ईयर में, देखिए आपको लिखते हैं बोर्ड पे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपका 4 नंबर का जो 1 साल में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज स्टेडिया डायफ्राम, यानी स्टेडिया डायफ्राम क्या है। तो स्टेडिया डायफ्राम क्या है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो ये क्या बनता है, इस तरह का आपका एक फिगर बनता है, ये क्या है, इस तरह का एक फिगर बनता है, और यहाँ पे अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया, इस तरह का ये बनता है एक सेंट्रल स्टेडिया। तो वही पूछ रहा है कि ये स्टेडिया डायफ्राम क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। गिव अ स्केच ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेडिया डायफ्राम प्रोवाइडेड इन टोक्योमीटर, यानी टोक्योमीटर में कितना टाइप का स्टेडिया डायफ्राम होता है, 5-6 टाइप का बताए थे, उसको क्या करना है, फिगर को बना देना है। ये स्टेडिया डायफ्राम क्या होता है, इसको डिफाइन कर देना है। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, व्हाट इज एनालिटिक लेंस, ये एनालिटिक लेंस क्या है भाई, यानी दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है राइट द प्रोसीजर ऑफ डिटरमिन द टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट इन द फील्ड। ये सब 4 नंबर का क्वेश्चन है कि टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट आप फील्ड में कैसे निकालिएगा। तो सारा प्रोसीजर आपको लिखवा दिए थे, क्या करना है, फील्ड में लेके जाना है इंस्ट्रूमेंट को, वहाँ से जाकर के सेट कर देना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेना है, और डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, और डी इक्वल टू के एस प्लस सी के फॉर्मूला पे रखेंगे। आप क्या करेंगे, लास्ट में 4 गो वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू को एवरेज करके के और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेडिया कांस्टेंट। तो फील्ड मेथड से कैसे करेंगे, तो उसका प्रोसीजर लिखना है। तो प्रोसीजर लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस टाइप का एक फिगर बना करके बताए थे ना कि इस तरह का ये फिगर बनता है, और यहाँ से कांस्टेंट निकालते हैं D1 D2 D3। तो बस वही फिगर बना करके लिख देना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज एनालिटिक लेंस, यानी एनालिटिक लेंस क्या होता है, वाई इट इज़ फिटेड इन टोक्योमीटर, यानी टोक्योमीटर में इसको हम लोग क्यों फिट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एनालिटिक लेंस होता है ये प्रोवाइड किया जाता है, ये क्या है, तो देखिए लिख दिए हैं, इट इज ए स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस है आपका, है कॉन्वेक्स लेंस है, जो फिटेड रहता है किसके किसके बीच में, तो ऑब्जेक्ट ग्लास और आई पीस के बीच में। ये किसके किसके बीच रहता है, तो ऑब्जेक्ट ग्लास और आई पीस। तो ऑब्जेक्ट ग्लास और आई पीस क्या होता है, तो आप जानते हैं इसको ऑब्जेक्ट ग्लास बोलते हैं, इधर वाला को क्या बोलते हैं, आई पीस। तो ये जो आपका थियोडोलाइट में ये जो क्या लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप में ये जो ऑब्जेक्ट ग्लास है और ये जो आई पीस है, इसके बीच में क्या फिट रहता है, एनालिटिक लेंस फिट रहता है। वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि इट इज ए स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस फिटेड इन बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आई पीस एट ए फिक्स डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस पे, तो इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे ये क्या रहता है, इस तरह से इसे फिट किया हुआ रहता है।
इनसाइड द टेलीस्कोप, किधर, टेलीस्कोप के अंदर में, ऑफ इनसाइड द टेलीस्कोप, ठीक है, इनसाइड द टेलीस्कोप। ये तो हो गया एनालिटिक लेंस क्या है, इनसाइड द टेलीस्कोप ऑफ है टेक्योमीटर, टेक्योमीटर के क्या चीज़, टेलीस्कोप में ये क्या किया रहता है, फिट किया हुआ रहता है। अब इसका फंक्शंस पूछ रहा है कि इसको हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो ये एनालिटिक लेंस को इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आप जब देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, वो इतना ज़्यादा फोकस कर दे आपको कि द फंक्शन ऑफ एनालिटिक लेंस इज टू रिड्यूस द स्टीडिया कांस्टेंट जीरो, स्टीडिया कांस्टेंट को जीरो कर दे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग देखे थे वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे तो वहाँ से मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे थे और एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे थे। तो बहुत जगह देखिएगा एक क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू आपका लगभग 99 पॉइंट समथिंग आ रहा था, एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू कुछ आ रहा था 1 के बराबर, तो वो 1 नहीं आए क्योंकि एडिटिव कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट का ऐसा डिजाइन किया रहता है, उसका एडिटिव कांस्टेंट 0 होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ रहे थे, आपको बता रहे थे इसका टेक्योमेट्रिक सर्वे जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे थे कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना 100 होता है, एडिटिव कांस्टेंट 0 होता है। तो वही एडिटिव कांस्टेंट को 0 करने के लिए क्या किया जाता है, एनालिटिक लेंस को फिट किया जाता है ताकि इतना अच्छा से ये मैग्नीफाइंग करे, जो रीडिंग आप ले रहे हैं वो रीडिंग क्या है पूरा क्लियर से ले लें, ताकि ये क्या हो जाए, आपका जो स्टीडिया कांस्टेंट है उसके वैल्यूज को क्या कर दे, 0 कर दे। तो इस तरह से ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा। बताइए क्वेश्चन में कुछ दम है? अगर अच्छा से पढ़ें तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब इसको क्या करना है, आप खुद से जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं इस तीनों का आप खुद से आंसर लिखिए अपने लैंग्वेज में, और सब अपना आंसर लिख करके सब फिर हमको भेजिए, देखते हैं किसका किस तरह का आंसर रहता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन 1 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ही नहीं कि तो आपका जैसे टेक्योमेट्री में ऐसा थोड़ी कि आपका एग्जाम होगा तो बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा। जो सिलेबस है टेक्योमेट्री का उसमें मैक्सिमम चांसेस क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं बनना है। अब तो हम लोग लास्ट में मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा देंगे कि मैक्सिमम कितना टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टेक्योमेट्री सर्वे में, हर एक चैप्टर का करवा देंगे। उतना क्वेश्चंस पढ़ के जाना है, उससे फालतू कुछ नहीं पढ़ के जाना है, बाकी आपका 100% सेम क्वेश्चंस आपका उसी तरह रहेगा। हो सकता है मे भी डेटा सहित आपका आ जाए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन, लोग न्यूमेरिकल तो बना लेते हैं, खास करके बिहार के बच्चे न्यूमेरिकल बना लेते हैं, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होता है। ये थ्योरी सर कैसे लिखें, तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए ना इसको लिखने का, प्रोसीजर लिखना है, कैसे लिखना है अपने लैंग्वेज में लिखिए। एक बार लिखिएगा गलत होगा, दूसरा बार लिखिएगा गलत होगा, तीसरा बार ऑटोमेटिक लिखते लिखते क्या होगा, आदत बन जाएगा। अब फिर वही बात रहेगा, चलो वीडियो है देख लेंगे, एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे, तो उससे फिर आपका जो आप चाह रहे हैं वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आपको रेस से आगे निकलना है तो थोड़ा सा आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा उस टाइप को मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से अगर लगातार मेहनत करते जा रहे हैं तो बाद में फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, तो इस तरह का देखें हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको एक ईयर का क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं पैटर्न, तो यही पैटर्न रहेगा कोई भी ईयर का एग्जाम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मेरा सिलेबस है उस सिलेबस को हम कवर करते जा रहे हैं, और सिलेबस में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, सब एक बार निचोड़ करके निकालेंगे लास्ट में। अभी सिर्फ हम आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट आपको समझ में आ रही है कि नहीं, चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब देखिए इसमें और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से भी अब क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं, क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन कुछ एग्जाम में 1-2 को पूछा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसको देखिए करते हैं हम लोग।